हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी को दोस्त शौर्य सिंगल और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड टॉपिक दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सो हमारी छोटी सी सीरीज आ रही है जीएसटी के ऊपर, जिससे कि आपके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी कवर हो जाए। सो उसी सीरीज के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी आखिर होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसके लिए कौन क्वालिफाइड है, जिससे कि आप एक आंसर के लिए रेडी हो जाएं अगर पेपर में रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। ठीक है, सबसे पहली चीज कि भैया ये बताओ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। हाँ जी सर, बताते हैं। भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है क्या और हमें कराते क्यों हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना। अब हमें ये होते क्यों है भाई, जिससे कि हमको एक यूनिक आईडी हमारे पास आ जाए और हम एक अथॉरिटी हमारे पास आ जाए क्या करने की, कलेक्ट करने की। क्या कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करने की हमारे पास एक अथॉरिटी आ जाए, जिससे कि हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकें। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। इट मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है भैया, आपने जो आपने हिंदी में बताया अब आप इसको इंग्लिश में बताओ। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी मीन्स ऑब्टेनिंग ए यूनिक नंबर। क्या करता है भैया, ऑब्टेनिंग यूनिक नंबर, जैसे जीएसटी नंबर आपका होता है, इसका मतलब वो है फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, फ्रॉम द कंसर्न टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू अवेल आईटीसी फॉर द टैक्स ऑन हिज इनवर्ड सप्लाई कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। भाई नॉर्मल चीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना। अभी हम वो होते क्यों हैं भाई, जीएसटी हम अंडर रजिस्टर्ड इसलिए होते हैं जिससे कि हमारे पास एक आईडी आ जाए, जो आपका जीएसटी नंबर होता है, हमारे पास एक आईडी आ जाए और जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होने के पास हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। वो क्या क्या फायदे हैं वो हम भाई आगे डिस्कस करेंगे। भाई ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अगर पेपर में आ जाए कि शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे। अगर 3 नंबर में आ जाए तो आपको पूरी स्लाइड लिख देनी है, जो कि मैंने अभी आपको आगे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी के अंडर आप लिखोगे सबसे पहले इसका मीनिंग ऑफ जीएसटी, देन फॉर सर्टेन बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी। भाई कुछ बिजनेस के लिए जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। अभी वो कौन कौन से बिजनेस होते हैं, वो आपका ई कॉमर्स हो सकता है, राइट। और वो मतलब कि ई कॉमर्स या फिर सर्विसेज के लिए, जो भी आप ई कॉमर्स या फिर आप ऑनलाइन के थ्रू जो सर्विस देते हो, उनके लिए जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, जो कि सच भी है। ठीक है, सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज ऑन बिजनेस विदाउट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, without registering under GST, it is an offense under GST and heavy penalty will apply। भाई सिंपल चीज है, अगर हमने जीएसटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया, सो ये एक तरीके का इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, जिसके लिए हमको हैवी पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ लिमिट है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी उसकी एक लिमिट क्या है भाई, आपका बिजनेस, ठीक है, जो आपका बिजनेस है उसके थ्रेशोल्ड की लिमिट 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख फॉर नॉर्मल एरिया एंड स्पेशल एरिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, अगर आपका बिजनेस 40 लाख तक है तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है। इससे पहले आपकी मर्जी है। लेट्स से कि भाई मेरी इनकम, मेरे टर्नओवर 30 लाख का है, सो ये मेरी मर्जी है कि मैं उसमें रजिस्टर कराऊं या फिर ना कराऊं। बट 40 लाख के बाद हमारे पास 2 चॉइस आ जाती है। जैसे मैंने कल आपको एक कंपोजिशन एक्ट पढ़ाया था, सो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराएं या फिर हम कंपोजिशन एक्ट के अंदर रजिस्टर कराएं। ठीक है, लेकिन 40 लाख के बाद हमको रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट मैंने बता दी। इन दिस केस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी बिकम इसेंशियल, जैसे मैंने कि आपको भी बताया कि ये एक मिनिमम लिमिट है जो कि आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 40 लाख से पहले कोई रजिस्टर नहीं करा सकता, उसकी मर्जी होती है वो। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन द जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन, जो कि हम सबको पता है, इसमें कुछ आपको इसमें एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या होती है भाई, जीएसटी के टाइप क्या है, बहुत ईजी टाइप है, आपको टाइप करना बहुत जरूरी भी है और आपके लिए कंटेंट ज्यादा मिल जाता है। भाई पहला टाइप है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, दैट इज नॉर्मल टैक्स पेयर।
नॉर्मल टैक्स पेयर भाई, जो रेगुलर टैक्स पेयर है आपको नॉर्मल जीएसटी के अंडर वही होता है। लेट्स से कि मेरी इनकम 40 लाख से ऊपर है और आपकी मेरा टर्नओवर लिमिट 40 लाख से ऊपर है, तो मैं इसको क्या करूंगा, रजिस्टर कर दूंगा। वो आपका नॉर्मल टैक्स पेयर होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बट जो कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है भाई, अगर मेरा बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस फिक्स नहीं है, जैसे कोई सीजनल बिजनेस आपने देखा होगा कि आपकी मार्केट में कोई बहुत बड़ी शॉप खुल जाती है फॉर ए सीजन ओनली, लाइक फॉर 3 to 4 मंथ। सो जो 3 to 4 मंथ के लिए जो अपने आपको रजिस्टर कराता है ना, वो आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, एनी टैक्स पेयर एस्टैब्लिशिंग अ स्टॉल और ए सीजनल शॉप शैल रजिस्टर्ड अंडर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी इनकम पूरे साल ऐसी नहीं है। बात समझने की कोशिश करो, वो कर सकता है, वो ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक तरीके का डिफरेंट टाइप होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको उसमें हर महीने जीएसटी भरना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बट कैजुअल में ऐसा नहीं होता, आप अपनी जीएसटी हर महीने भरो, लेकिन बस 3-4 महीने के लिए भरने जितने महीना आप बिजनेस कर रहे हो। समझ पा रहे हो? तो आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। टू रजिस्टर्ड एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, द टैक्सपेयर शैल पे डिपॉजिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी। ये इसको छोड़ो, कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वो याद रखो, इसका एग्जाम्पल लिख देना और आप इसको पढ़ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने और आप इसको रट सकते हैं। ठीक है, रटाफिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार लास्ट सेमेस्टर है। उसके बाद है आपका कंपोजिशन स्कीम। इसके ऊपर मैंने आपके पूरे 15 से 20 मिनट लिए हैं समझाने के लिए, तो इसके अंदर वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। टू रजिस्टर्ड एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर द इंडिविजुअल शुड एंड अंडर जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर। भाई इसका मतलब क्या है भाई, जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए ये यार सबसे पहले वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, उसको कब अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर में? जब उसकी इनकम 1.5 लाख से कम हो। क्या बोला मैंने? जब उसका टर्नओवर 1.5 लाख से कम हो, तो उसके पास 2 चॉइस है, जीएसटी कराए या फिर कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराए। ठीक है भाई, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर आपका 1% 2% टैक्स होता है। बात समझ में आ रही है? सो कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो सब आएगा जो मैंने आपको अपने पास्ट वीडियो में समझाया है, पूरा वो चेप, तो कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। भाई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। मेरा नाम शौर्य सिंघल है, लेकिन मैं इंडिया में कभी कभी आता हूं। कभी कभी इन द सेंस कि भैया मेरा 3 महीने तो मेरे इंडिया में करता है, 3 महीने तो मेरा इंग्लिश में क्या कहते हैं इंडिया में चलता है, 3 महीने मेरा किसी और कंट्री में चलता है, और मेरा 5-6 महीने किसी और कंट्री में चलता है। तो मैं अपने आप को नॉर्मल टैक्स पेयर के अंडर रजिस्टर नहीं कराऊंगा इंडिया में। मैं किसके अंडर कराऊंगा? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बस में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो द कैटेगरी नॉन रेसिडेंट, जो कि आपको पता है कि होते कौन है, द कैटेगरी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अप्लाइज टू इंडिविजुअल लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। भाई वो इंडिया में रहता है, कभी कभी वो बाहर भी रहता है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो इंडिया को हो रही है। इसका मतलब क्या है भाई, मैं बाहर हूं लेकिन मेरी सप्लाई इंडिया में हो रही है। ठीक है, मतलब जो आपका हमने वो पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, इम्पोर्ट, आप इसको इम्पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है भाई, मैं बाहर हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं अपने यहां से इंडिया में। तो आपका सर्विस लेने वाला कौन है? इंडिया है। मैं कहां रहता हूं? आउटसाइड रहता हूं। तो मैं अपने आप को कहां पर रजिस्टर कराऊंगा? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है भैया, आपने क्या बोला कि आप बाहर रहते हो, मतलब आप हमेशा के लिए बाहर रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है। मैं इंडिया में आके भी करता हूं, मैं बाहर भी आके भी करता हूं। मतलब क्या है इसका कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मेरा बिजनेस डिफरेंट जगह चलता है। ठीक है, बात में आ रही है? द टैक्सपेयर शुड एंड सप्लाई लो गुड्स एंड सर्विसेज टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात समझो। अभी हाँ, एक और पॉइंट इसमें समझने वाला क्या है, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं या फिर मैं बाहर रह रहा हूं, तो जो आपका बायर है वो इंडिया के अंडर ही होना चाहिए, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। सो द प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट फिक्स्ड एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रेसिडेंस इन इंडिया।
सिंपल चीज है। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, भाई हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं क्यों, क्या क्या फायदे मिलेंगे उससे हमें। भाई आपको ये सब फायदे मिलेंगे। पहला फायदा बेनिफिट ऑफ आईटीसी, सबको पता है। दूसरा अवॉइड अननेसेसरी हर्डल, भाई आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर मत करो, आपको बहुत सारी क्या कहते हैं पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो बहुत सारी आपको जेल हो सकती है। सो अवॉइड अननेसेसरी हर्डल्स। दूसरा प्रोवाइड लीगल स्ट्रेंथ, अवॉइड पेनल्टीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया। प्रोवाइड सेफ गार्ड फॉर बिजनेस शटडाउन, ठीक है। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, ट्रैकिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपको पता है कि बिजनेस काम कर रहा, मतलब कितना कर रहा है, जीएसटी कितना पे कर रहे हैं। सो आप बिजनेस की अपनी ट्रांजेक्शन आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर अकाउंटिंग टैक्स, बेसिकली सब चीज आपको कहना क्या चाह रही है, अगर आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराते हो सो आपका बिजनेस के आगे एक शील्ड लग जाएगी, ठीक है। इमेजिन करो आपके पास बिजनेस है और वहां पे शील्ड है। शील्ड क्यों है, भाई आपको पेनल्टी पे नहीं करनी, आपका बिजनेस सेफ है, ठीक है। आप सारे काम, फाइनेंशियल काम आप आसानी से कर पा रहे हो, आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है। सो ये सब आपके बेनिफिट्स हैं। किसके बेनिफिट्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। ये आपके इंपॉर्टेंस भी हैं और ये आपके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। लास्ट चीज क्या है, भाई किस किस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और किस किस को नहीं। भाई ये हैं आपके कराने वाले, ठीक है। ना कराने वाले इनके अलावा है, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर द प्री टैक्स लॉ। इसका मतलब क्या है, भाई अगर मैं किसी भी प्रीवियस टैक्स लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हूं, ठीक है, सो मुझको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी बन जाता है। मैंडेटरी मतलब कि हमको कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बिजनेस विद टर्नओवर एक्सीड 40-30 इन नॉर्मल एंड स्पेशल एरिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका यह आप ये वाली बात समझो कि 40 तो नॉर्मल के लिए है, 30 और 10 स्पेशल एरिया के लिए है, रिस्पेक्टिवली मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। सो अगर आपका बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी बन जाता है। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो भी मैंने आपको लास्ट टाइप बताया था वो कराना आपका मैंडेटरी है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सो आपका जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अपना कैजुअल बिजनेस नहीं चला सकते, ठीक है। दोज हु पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी, भाई अगर आप आरसीएम के अंडर पे टैक्स पे करो तो आपको जीएसटी के रजिस्टर्ड होना जरूरी है। देन ए पर्सन हु सप्लाई विद एन ई कॉमर्स एग्रीगेटर, जो भी आपके ई कॉमर्स से के थ्रू बिजनेस चल रहा है उन सबके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। देन एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर, इट्स फाइन। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट डीटीसी, भाई डीटीसी जो डिडक्ट करता है उसके लिए रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है जीएसटी में, ठीक है। सो ये था आपका छोटा सा रजिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ जीएसटी। इसमें कुछ नहीं करना, पेपर में इसका आएगा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, शॉर्ट नोट आएगा, कैसे भी आएगा, 15 नंबर में भी आ जाए ना, ये इनफ है। इनफ कैसे है भाई, 3 नंबर में 7.5 नंबर में आप इसको लिख दोगे। लेकिन डाउट कहां पे आ रहा होगा कि भैया अगर ये 15 नंबर में आ गया तो हम क्या करेंगे। सो मैंने आपको इसमें एक पॉइंट बताया था यहाँ पे कि कंपोजिशन स्कीम में जो मैंने आपको समझाया ना वो सब आप इसमें लिख सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली कम से कम 5 से 6 पेज भर जाएंगे, ठीक है। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए ना तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और हमको सजेस्ट करें कि हमको क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक प्लीज 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 कर दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे 100 के जल्दी अचीव हम कर लें, ठीक है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।